हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टर्ड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन एंड द रेट लॉ। इन दो रिलेटेड टर्म्स को आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। के प्रीवियस वीडियो में हमने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन उसको हम देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया है, जल्दी से देखिए। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की ओर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, पहले हम इसको डेफिनेशन को जान लेते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लॉ of mass action, according to this the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the proportional to the product of the molar concentration of reactants, product of the molar concentration of the reactants each raised to the power equal to the number of कोफिशिएंट या आप इसको लिख सकते हैं पावर इक्वल टू देयर कोफिशिएंट इन देयर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन at a given temperature। तो हमारा क्या आया, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट हमारा किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच। ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल लेते ही आपको समझ में आ जाएगा। ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इन देयर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एट ए गिवन टेम्परेचर। पावर उसके जो, देखिए मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर हमारा एग्जाम्पल 2a + b गिव्स राइज टू हमारा प्रोडक्ट देगा, हमारा क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इसका रेट क्या आएगा, हमको क्या पता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ईच ऑफ द रिएक्टेंट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए पहले मोलर कंसेंट्रेशन ये वाला को लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे। देखिए रेट इससे इक्वल होगा, तो रेट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर, ये जो कोएफिशिएंट उसका होगा वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रेट ए का स्क्वायर हो गया। उसके बाद सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का कंसेंट्रेशन, बी का कोएफिशिएंट ए के, तो ये 1 आएगा। तो हमारा रेट, अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट हो जाएगा, ए का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू बी हो गया हमारा। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट। जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा, इसका कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा। अगर हम इससे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, रेट
यानी रेट को हम कैसे एक्सप्रेस किए थे, dx अपन dt, रेट इज इक्वल टू dx अपन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटने पर यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, a का स्क्वायर होगा और b का कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट होगा। यही होगा रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट का एक्सप्रेशन यही होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो ये k है ये क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे k आ रहा है हमारा, k को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो हमारा k क्या देगा, रेट कांस्टेंट देगा। यहाँ पे रेट कांस्टेंट, इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये हमारा k आएगा। तो हमारा k क्या है, देखिए हमारा ये जो एक्सप्रेशन, रेट का एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर हम रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को यूनिट लेंगे, यानी हमारा अगर इफ A का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू B का मोलर कंसेंट्रेशन को अगर हम 1 लेंगे यानी यूनिट लेंगे, तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा रेट क्या आएगा, dx अपन dt क्या आएगा, k इंटू A का कंसेंट्रेशन कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इक्वल टू k। तो हमारा रेट आ रहा है k, किस कंडीशन, हमारा जो k आ रहा है रिएक्शन रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट जो हमारा k आ रहा है वो रेट ऑफ ए रिएक्शन से इक्वल हो रहा है। किस कंडीशन में इक्वल हो रहा है, जबकि हमारा रिएक्शन A का कंसेंट्रेशन B के कंसेंट्रेशन के साथ इक्वल होगा, यानी यूनिट होगा। सॉरी, A का B के साथ इक्वल नहीं होगा, यूनिट होगा। A का कंसेंट्रेशन यूनिट होगा, B का कंसेंट्रेशन जब यूनिट होगा तब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो हमारा रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, तो हमारा रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो गया, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द मोलर concentration of the reactant is unity, the concentration of each of the reactant, when concentration of each of the reactants is unity। जब हमारा रेट कांस्टेंट हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ इक्वल होगा, किस कंडीशन में इक्वल होगा, व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब हमारा हर एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जब यूनिट होगा यानी 1 होगा, तब हमारा रेट कांस्टेंट किससे बराबर होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन के साथ बराबर होगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसके बाद हमारे आया रेट कांस्टेंट। तो चलिए चलते हैं हमारे रेट लॉ की ओर। रेट लॉ इससे ही रिलेटेड टर्म है, तो आइए समझते हैं रेट लॉ क्या है। तो चलिए चलते हैं हमारे रेट लॉ की ओर। देखिए ये जो रेट लॉ है ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस इसमें है। तो देखिए कैसे, रेट लॉ हमारा क्या है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है which represents the experimental observed rate of a reaction in terms of concentration of the reactant species is called rate law और rate equation। देखिए ये जो रेट लॉ है ये हमारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ ए रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन के टर्म्स से हमारा जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व जो रेट ऑफ ए रिएक्शन ये कंसेंट्रेशन के टर्म में हमारा प्रोवाइड करेगा। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हमारा कंसेंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ ए रिएक्शन को प्रोवाइड करेगा, इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ। तो देखिए ये सिंपली हमको बताता है, क्या सिंपली बताता है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसेंट्रेशन। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेंट्रेशन के
ऊपर जो डिपेंडेंस है, यानी हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा या कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से इसका क्या होगा, उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ। एक्सपेरिमेंटल, इसको हम कैसे, जो हमारा कंसंट्रेशन के रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कैसे डिपेंड कर रहा है हम कैसे जानेंगे यानी रेट लॉ हमको कैसे पता चलेगा, ओनली एक्सपेरिमेंटली हम इसको पता लगा सकते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारा कितना जो है कंसंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन कितना कंसंट्रेशन के ऊपर हमारा डिपेंड कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ। ये जो टोटली टर्म है ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, ये थियोरिटिकल नहीं हो सकता, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। यानी हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमारा कितना रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कितना कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसी को जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको हम बोलते हैं रेट लॉ, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। तो देखिए हम जब तक एग्जाम्पल लेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2NO2 गैसियस प्लस F2 इन गैसियस गिव्स राइज टू हमारा देगा 2NO2F, ये भी हमारा गैसियस। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। तो देखिए इसका रेट को हम लॉ ऑफ मास एक्शन के केस में प्रोवाइड करेंगे यानी लिखेंगे, और रेट लॉ की कंडीशन से लिखेंगे। तो दोनों कंडीशन में हम इसको लिखेंगे। पहले लिखते हैं हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के केस में लिखेंगे तो ये हमारा क्या देगा, यानी हमारा यहाँ से रेट क्या आएगा, रेट हमारा यहाँ से आएगा प्रोडक्ट अब द मोलर, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम हटा देंगे तो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी रेट कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, NO2 का कंसंट्रेशन का पावर होगा उसका कोएफिशिएंट यानी 2 प्लस नहीं होगा इनटू होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और F2 का कंसंट्रेशन ये 1 होगा। तो ये होगा हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन के केस में रेट। लेकिन हमारा जो रेट लॉ की कंडीशन में अगर हम लिखेंगे रेट लॉ, हमको पता है रेट लॉ क्या है, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। हमको एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा है कि हमारा जो एक्चुअल रेट है वो जो एक्चुअल डिपेंडेंस किसके ऊपर है, NO2 के पावर 1 F2 के ऊपर डिपेंडेंस है। एक्चुअल डिपेंडेंस हमारा ये एक्सपेरिमेंटल से पता चला है, एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता लगा है कि हमारा जो रेट है वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड F2 इज टू द पावर 1, इज टू द पावर का कितना 1। लेकिन हमारा जो लॉ ऑफ मास एक्शन हमको बताता है कि रेट हमारा किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, NO2 का पावर 2, उसका जो कोएफिशिएंट है उसका पावर आएगा। यही था इन दोनों के अंदर फर्क। डिफरेंस के अंदर क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन एक थियोरेटिकल फैक्टर है, उसको हम सिंपली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता लगा के इसका रेट हम लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो एक्चुअल डिपेंडेंस है रेट कंसंट्रेशन के ऊपर कितना डिपेंड करेगा, जो हमारा एक्चुअल डिपेंडेंस है वो हमको केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चल सकता है। वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका आया, इसका कितना आया, NO2 का पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 1 F2 टू द पावर 1। तो ये था एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। ये जो रेट हमारा, ये जो इक्वेशन आया इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, रेट लॉ। समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारा 2N2O5 ये गैसियस में है, तो ये कन्वर्ट होके क्या देगा, 4NO2 प्लस O2। O2 ये भी गैसियस में, ये भी हमारा गैसियस में। देखिए हमारा ये है
सिंपली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 and 2 of 5। देखिए यहाँ पे O कितना है 4 2 8, यहाँ पे 2 10, तो 2 5 10, N कितना है 4 4। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हमको एक्सपेरिमेंटली इसका रेट पता चला है। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद हमको इसका रेट पता चला है कि रेट जो हमारा इसके कंसंट्रेशन के ऊपर कितना डिपेंडेंस है। रेट इज इक्वल टू के इंटू हमारा क्या है N2O5 टू द पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ओनली। इसका जो पावर है यहाँ पे नहीं आएगा, उसका ओनली एक ही मोल जो हमारा टू द पावर 1, इससे ही इसका रेट क्या है डिपेंड कर रहा है। रेट देखिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा इसके केस में आएगा N2O5 का मोलर कंसंट्रेशन। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो हमारा इक्वल आके एक कांस्टेंट आएगा। ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट, इसको हम प्रीवियसली डिस्कस करे हैं। तो रेट हमारा N2O5 का एक मोल से क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है टू दी पावर मोलर कंसंट्रेशन टू दी पावर 1, एक ही पावर से इसका हमारा रेट डिपेंड कर रहा है। तो हमको ये कैसे पता चला एक्सपेरिमेंट से। ये याद रखिए हमारा जो रेट लॉ है ये हमारा है रेट लॉ। ये क्या है रेट लॉ, किसका रेट लॉ इस इक्वेशन का रेट लॉ। तो अगर मैं इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत लिखूंगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत लिखता तो ये क्या आता रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो हमारा इक्वल आएगा कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट के आएगा N2O5 का पावर कितना आता 2। इसका जो कोएफिशिएंट है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते। ये था हमारा रेट किसके तहत लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत हमारा ये होता रेट। लेकिन हमारा रेट लॉ यानी एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि रेट हमारा N2O5 के एक कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर 1, इससे ही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इतना कंसंट्रेशन से हमारा रेट क्या कर रहा है, इतना ही कंसंट्रेशन से ये डिपेंड कर रहा है। तो ये था हमारा रेट लॉ। क्या रेट लॉ हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में इतना ही फर्क है कि ये हमारा सिंपली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चलेगा और ये पता चलेगा हमको एक्सपेरिमेंट से, ओनली एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलेगा कि एक्चुअल डिपेंडेंस कितना है। इसका एक्चुअल डिपेंडेंस है टू द पावर 1, एक्चुअल डिपेंडेंस है। तो आपको समझ में आया। तो चलिए चलते हैं जनरल एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए एक जनरल इक्वेशन लेते हैं A ऑफ A प्लस B ऑफ B प्लस C ऑफ C गिव्स राइज टू प्रोडक्ट्स। तो ये हुआ हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम जनरल लेंगे, इन जनरल। तो देखिए हमारा रेट लॉ यहाँ से क्या आएगा, रेट लॉ के हिसाब से हमारा इसका रेट क्या आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम प्रोपोर्शनल उठाएंगे तो इक्वल होके हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर P, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर Q, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर R। क्या दिया R। तो हमारा इसके केस में जो P Q एंड R आ रहा है, P Q एंड जो R आ रहा है, ये हमारा A B एंड C के साथ इक्वल हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा कि ये P Q एंड R कितना कितना है। ये एक्सपेरिमेंट से हमारा पता चलेगा कि उसका कितना डिपेंडेंस है, हमारे कंसंट्रेशन के ऊपर उसका कितना डिपेंडेंस है, एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ये हमारा P Q एंड R A B एंड C के साथ इक्वल हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा ये जो आया इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ। इसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ, इस इक्वेशन का रेट लॉ इन जनरल। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।